हे गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 12 के केमिस्ट्री का जो सेकेंड चैप्टर चल रहा था विलियन का लेक्चर नंबर 12 लेकर। गाइस, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे विलेयता के बारे में, साथ साथ में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हेनरी का नियम भी पढ़ेंगे। देखिए, हेनरी के नियम से आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1-2 नंबर में कि हेनरी के नियम पर टिप्पणी लिखिए। सबसे बड़ी बात, मैं प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालाइज कर रहा था तो वहाँ पर मुझे ये देखने को मिला कि हेनरी के नियम से आपके एग्जाम में कभी कभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बना है। ठीक है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना है उसको हम यहाँ पे कराएंगे, सभी लोग ध्यानपूर्वक समझना। साथ साथ में क्या होता है कि एग्जामिनर जो इंटरव्यू के लिए आपके एग्जाम में आता है तो वह कभी कभी पूछ लेता है हेनरी का नियम पूछिए और लिखिए, बता दीजिए क्या होता है। और सबसे बड़ी बात, हेनरी के नियम पर आधारित एक इसका एग्जाम्पल है। इसमें क्या है कि जब कोई गोताखोर होता है ना, वो पानी के अंदर जाता है तो सिलेंडर लेकर जाता है। आप लोग देखे होंगे सिलेंडर पीठ पर टांग कर जाता है, तो उस सिलेंडर में केवल ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीजन के साथ में अन्य गैसेस भी होते हैं, जैसे हीलियम होता है और नाइट्रोजन भी होता है। क्यों होता है, इसका कारण हेनरी के नियम से इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल देकर आपके एग्जामिनर के द्वारा कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं आज के। तो गाइस, मैं देखिए जो नए स्टूडेंट हैं मैं सभी को बता दूं, हम सभी लेक्चर्स का आपको पीडीएफ नोट्स देते हैं, क्लास नोट्स भी देते हैं और पीडीएफ नोट्स भी देते हैं। ये दोनों नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन के लिंक के जरिए आप जाकर टेलीग्राम चैनल पर देखिए इस लेक्चर का और इससे पहले जो भी लेक्चर्स हुए सभी लेक्चर्स का नोट्स वहाँ पर आपको अपलोडेड मिलेगा लेक्चर बाय लेक्चर। वहाँ पर लिखा होगा लेक्चर 2 से 3 तक का नोट्स एक साथ, इसी 3 से 7 तक का नोट्स इसी तरह से लिखा होगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लिंक के जरिए टेलीग्राम चैनल नहीं खुल रहा है तो आप टेलीग्राम पर जाकर अल्फा इंस्टीट्यूट सर्च कर लीजिए, चैनल आ जाएगा। वहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट जुड़े भी हैं, आप जाकर जुड़ जाइए और नोट्स का फ़ायदा उठाइए, आपको पढ़ने में थोड़ा हेल्प मिल जाएगी। साथ साथ में गाइस, मैं आप सभी के बेहतर तैयारी के लिए यह बेंजीन बैच बनाया जो कि 100% आप सभी के लिए फ्री में है। ये अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर है। इस बेंजीन बैच में आपको पीडीएफ नोट्स एक साथ मिलेंगे, आपको इधर उधर भटकना नहीं होगा। जैसे चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया तो चैप्टर नंबर 1 के पूरा पीडीएफ नोट्स आपको एक साथ वहाँ पे अपलोडेड मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 2 के जो भी लेक्चर्स हो चुके हैं उनकी पीडीएफ नोट्स लगभग अपलोड है, 1-2 दिन में पूरा अपलोड हो जाएगा। साथ साथ में गाइस, इस बेंजीन बैच में आपको सबसे बड़ी चीज देखने को मिलेगी कब, जब 2-3 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, तब तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद मैं इस बेंजीन बैच में आपका असाइनमेंट टेस्ट लूंगा, प्रैक्टिस टेस्ट लूंगा, डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर दूंगा, डेली प्रैक्टिस का जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूंगा, जिससे आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी एक बेहतरीन हो जाएगी। सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कैसे करना है, देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पर एक लिंक मिलेगा कि बेंजीन बैच में कैसे ज्वाइन करें। तो आप उस वीडियो को देखोगे, एक वीडियो का लिंक मिलेगा, उसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ कैसे आपको ज्वाइन करना है। देख लीजिए, उसी तरीके से ज्वाइन हो जाइए। और ज्वाइन होकर अगर कोई प्रॉब्लम होती है ज्वाइन होने में तो यह नंबर है 930 577 1375, इस पर आप टेलीग्राम कर दीजिए, आपका वहाँ पर टेक्निकल हेल्प कर दी जाएगी। गाइस देखिए, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मत करना, क्योंकि व्हाट्सएप ने इस नंबर को बैन कर दिया है। ठीक है, व्हाट्सएप करोगे तो मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा, आपको टेलीग्राम करना है। ठीक है, 30-40 दिन बाद व्हाट्सएप फिर से ओपन हो जाएगा तो कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। हेडिंग कार्य लीजिएगा सभी लोग, विलेयता। क्या हेडिंग करना है, विलेयता। विलेयता, देखिए घुलनशीलता या विलेयता दोनों एक ही बात है। देखिए, अगर हमने क्या किया, मान लीजिए बाटल है, किसका बाटल है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको पता होगा किसका बाटल है। इस बाटल में हमने पानी डाला, पानी डालने के बाद उसमें हमने कुछ भी डाल दिया, मान लीजिए इसमें हम CO2 डाल दिया, क्योंकि इस बाटल में जो चीज़ आती है ना, इस बाटल में क्या आता है, कोल्ड ड्रिंक आता है। कोल्ड ड्रिंक में सबसे ज़्यादा CO2 होता है। कोल्ड ड्रिंक में होता ही क्या है, CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भरा होता है कोल्ड ड्रिंक में। ठीक है, और वो भी हेनरी के नियम पर। आगे आप लोग पढ़ोगे हेनरी का नियम तो समझ में आएगा कैसे वहाँ पे भरा जाता है। ठीक है, तो इसमें मान लीजिए हमने CO2 भर दिया, तो एक बाटल में या 100 ग्राम में जितना CO2 की अधिकतम मात्रा इसमें घोली जा सके, लेकिन ताप को स्थिर रखकर, वही आपकी इसकी विलेयता कही जाएगी। एक बात और समझना, जैसे आप 1 लीटर पानी लिए, पानी में जितना आप नमकीन कैसे घोलोगे यार, क्या वो चीनी जितना घोल सके, जितना भी आप घोल सकते हो, वही आपकी विलेयता कही जाएगी। बात समझना, अगर आप 1 गिलास पानी यहाँ पर या 1 लीटर पानी लिए हो, इसमें आप चीनी डाल रहे हो, इसमें अगर मान लीजिए आधे किलो चीनी डाले तो घुल जाएगा। ठीक है, लेकिन जब 1 किलो चीनी डालोगे ना तो ये नहीं घुलेगा। एक निश्चित मात्रा से अधिक होने के बाद चीनी इसमें नहीं घुलता है, इसको गर्म करना पड़ता है। लेकिन आपको यहाँ पे गर्म करने की बात नहीं कही जा रही है, आपसे यहाँ सीधी सी बात कही जा रही है, किसी भी विलायक में
विलय की वह अधिकतम मात्रा जो उसमें घुल सके बिना ताप में परिवर्तन किए, वही आपकी विलेयता कही जाती है। अगर इसका डिफिनेशन कही जाए तो किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती हो, उसे विलेय पदार्थ की विलेयता कहती है। बात समझ में आई? किसी भी पदार्थ की वह निश्चित मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल जा सके, उसे पदार्थ की क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। आप लिख सकते हैं डिफिनेशन, किसी पदार्थ की वह निश्चित मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक में जो 100 ग्राम विलायक में स्थिर ताप पर घुल सके, उसे विलेयता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। ठीक है, बात समझे? पदार्थ की वह निश्चित मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में एक स्थिर ताप पर घुल सके, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ की विलेयता कहते हैं। इस डिफिनेशन को सभी लोग लिखिए 2 बार कमेंट बॉक्स में कि विलेयता क्या होता है। पदार्थ की वह निश्चित मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके, अधिकतम और निश्चित मात्रा, वो भी स्थिर ताप पर, ये बात याद रखना, स्थिर ताप पर, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ की विलेयता कहते हैं। किसी भी पदार्थ की वह निश्चित मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में स्थिर ताप पर घुल सके, उसे क्या कहते हैं? उस पदार्थ की निश्चित या उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। किसी भी पदार्थ की वह, आप सभी लोग मेरे साथ बोलिएगा, किसी पदार्थ की वह निश्चित मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में एक स्थिर ताप पर घुल सके, उसे पदार्थ की विलेयता कहते हैं। उसे पदार्थ की विलेयता कहते हैं। सभी लोग 2 बार बोलिएगा मेरे साथ, किसी भी पदार्थ की वह निश्चित मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में एक स्थिर ताप पर घुल सके, उस पदार्थ की क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। देखिए, आपकी विलेयता कई प्रकार का हो सकता है। आप द्रव में नमक डालिए तो ये क्या कहा जाएगा? द्रव में ठोस की विलेयता। इसे आपको नहीं पढ़ना है, सिलेबस में नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। पूछा क्या जाता है? द्रव में गैसों की विलेयता या गैस की द्रव में विलेयता, दोनों बात एक ही है। आपको द्रव में गैस को विलय करना है। जैसे कोल्ड ड्रिंक आती है, इस बाटल में भरा हुआ, इस बाटल में जो कोल्ड ड्रिंक आती है, इसमें क्या होता है? इसमें द्रव होता है, द्रव में गैस कार्बन डाइऑक्साइड को घोल दिया जाता है। वही आप लोग कोल्ड ड्रिंक बनाकर खूब पीते हो, पीते ही जाते हो, मजा आता है पीने में आप लोगों को। तो आपको पढ़ना क्या है? द्रव में गैस की विलेयता, वही मैं आपको पढ़ाऊंगा। सिलेबस में क्या कहूँ सिलेबस को, लेकिन पूछा यही जाता है आपके एग्जाम में, क्योंकि हेनरी का नियम इसी जगह से बनता है। ठीक है, चलिए तो आप लोग हेडिंग करिएगा क्या? गैस की द्रव में विलेयता। गैस की द्रव में विलेयता, गैस की द्रव में विलेयता। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया ना, द्रव का ठोस में विलेयता हो सकता है, ठोस का द्रव में विलेयता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है? केवल गैस की द्रव में विलेयता। देखिए, गैस की द्रव में विलेयता का मतलब क्या हुआ? जैसे पानी है, आप ले लिए, जल ले लिए, जल, इसमें आप घोल दिए क्या? HCl को, तो ये HCl गैस जल में घुलता है, तो जो विलयन बनता है वही क्या कहते हैं? HCl की जल में विलेयता। ठीक है, HCl की जल में विलेयता, यानी अलग अलग गैस की द्रव में विलेयता अलग अलग होती है। अब बात को समझना सभी लोग, बात क्या होती है यहाँ पे? देखिए, ये जो जल है, इसमें HCl की विलेयता अधिक होती है, लेकिन इसी जल में जब ऑक्सीजन को हम लोग घोलते हैं, ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन कम घुलता है। क्या होता है? कम घुलता है। और इसकी विलेयता क्या होती है? अधिक होती है, अधिक होती है। CO2 की विलेयता क्या होती है? अधिक होती है, लेकिन ऑक्सीजन की विलेयता कम होती है। यानी एक ही द्रव में अलग अलग गैस की विलेयता अलग अलग हो सकती है। बात समझ में आई? एक ही द्रव में अलग अलग गैस की विलेयता अलग अलग हो सकती है। जैसे यहाँ पर आप जल की बात ले रहे हैं, जल में ऑक्सीजन की विलेयता कम होती है, जबकि HCl की, कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता अधिक होती है। मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ। अगर आप समझ चुके हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में हाँ जरूर लिखना कि एक ही द्रव में अलग अलग गैस की विलेयता अलग अलग हो सकती है। एग्जाम्पल है आपके सभी के सामने, जल है, जल में ऑक्सीजन की विलेयता कम होती है, जल में ऑक्सीजन कम घुलता है,
जबकि कार्बन डाइऑक्साइड अधिक घुलता है, HCl अधिक घुलता है। तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि अलग अलग द्रव में, सॉरी, एक ही द्रव में अलग अलग गैसों की अलग अलग विलेयता हो सकती है। क्या मैं समझाना चाह रहा हूं आप समझ चुके हो? क्या मैं समझाना चाह रहा हूं आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि एक ही द्रव में अलग अलग गैसों की, भिन्न भिन्न गैसों की विलेयता भिन्न भिन्न होती है। एक ही द्रव में भिन्न भिन्न गैसों की विलेयता भिन्न भिन्न होती है। आपको यही लिखना है, आप लिखिए यहां पर, एक ही द्रव में भिन्न भिन्न गैसों की विलेयता भिन्न भिन्न होती है। एक ही द्रव में भिन्न भिन्न गैसों की विलेयता भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग गैसों की विलेयता द्रव में भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। देखिए, अलग अलग गैसों की विलेयता द्रव में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग गैसों की विलेयता द्रव में क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। जैसे में देखिए, O2 मतलब ऑक्सीजन की जल में विलेयता क्या होती है? कम होती है, जबकि HCl का, CO2 का, NH3 का, अमोनिया का, जल का, कार्बन डाइऑक्साइड का और HCl का विलेयता जल में अधिक होती है। बात समझ में आई? यानी ऑक्सीजन की जल में विलेयता कम होती है, HCl का, कार्बन डाइऑक्साइड का और अमोनिया की जल में विलेयता अधिक होती है। अब ऐसा क्यों होता है ये भी जान लीजिए। ऐसा क्यों होता है ये भी जान लीजिए, क्योंकि देखिए, ऑक्सीजन जल के साथ क्रिया नहीं करता है, जबकि ये सभी जल के साथ आसानी से क्रिया कर लेते हैं। बात समझ में आई? ऑक्सीजन जल के साथ क्रिया नहीं करता है, जबकि ये सभी क्या होते हैं? जल के साथ आसानी से क्रिया कर लेते हैं। इसीलिए जल में ऑक्सीजन की विलेयता कम होती है, इन सभी की विलेयता अधिक होती है। बात समझ में आई सभी को? यह बात समझ में आई सभी को? कोई आपसे पूछ दे कि ऑक्सीजन की जल में विलेयता कम क्यों होती है जबकि इन सभी की विलेयता अधिक क्यों होती है, तो आप सीधा सा जवाब देना कि ये जो है ऑक्सीजन जल में के साथ क्रिया नहीं करता है, जबकि ये सभी जल के साथ बहुत ही आसानी से क्रिया कर लेते हैं, इसलिए इसकी विलेयता अधिक होती है। बात समझ में आई सभी को? बोलिए, बात समझ में आई सभी को? ठीक है। अब अगर बात समझ में आ गई हो तो एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में यस सर लिखना और हेडिंग करना हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, देखिए मुझे बस यही समझाना था। एग्जाम में यही पूछता है कि इसमें से किसका जल में विलेयता अधिक है, तो आप इतना याद रखना कि ऑक्सीजन की विलेयता नहीं होती है, कम होती है, और वे सभी तत्व जो जल के साथ आसानी से क्रिया कर लेते हैं उनकी विलेयता अधिक होती है। अरे एग्जाम्पल है ना आप सभी के सामने, देखिए NH3 है, अमोनिया को जब जल में घोलते हो ना H2O तो क्या बना लेता है? NH4OH बना लेता है। CO2 को जब जल में घोलते हो ना H2O को तो क्या बनता है? CaCO3 का H2CO3 बना लेता है, H2CO3 बना लेता है, H2CO3 बना लेता है। क्या बना लेता है? H2CO3 बना लेता है। और ये इसी क्रिया होती है, बहुत तेज़ी से क्रिया होती है, यानी कि ये सभी जल के साथ क्रिया कर लेते हैं इसलिए आसानी से घुल जाते हैं, जबकि ऊपर वाला जल के साथ क्रिया नहीं करता है, ऑक्सीजन क्रिया नहीं करता इसलिए आसानी से नहीं घुलता है। इस बात को सभी को समझ में आ गया है? तो आप सभी लोग हेडिंग करिएगा हेनरी का नियम, और हेनरी का नियम लिखना जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये विलेयता का डिफिनेशन कभी कभी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो उसे भी लिख लेना सभी लोग, ठीक है? सभी लोग इसे भी लिख देना। अब कल से मैं आपका नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ। सेकेंड चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैं न्यूमेरिकल के साथ में सभी चीज़ें कंप्लीट करा दिया हूँ, यानी कल से आप सभी का एक नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, ठीक है? क्या हेडिंग करना है आपको? हेडिंग करना है हेनरी का नियम। सब लोग इसे तुरंत बाद पढ़ाते हैं, हम क्या करते हैं इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद इसे पढ़ाते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है लास्ट में जो पढ़ाया जाता है उस पर स्टूडेंट थोड़ा कम ध्यान देते हैं, और ये थोड़ा हेनरी का नियम इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में द्रव के अणुसंग गुणधर्म है। वान हाफ गुणांक वाला भी कंसेप्ट है, लेकिन वान हाफ गुणांक वाला कंसेप्ट जो है बहुत छोटा सा कंसेप्ट, बस छोटा सा कंसेप्ट है, उसको वियोजन की मात्रा निकालनी होती है, उसको हम कभी और बता देंगे, वो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए, हेनरी का नियम लिखिए। हेनरी का नियम क्या होता है? स्थिर ताप पर किसी गैस में द्रव की विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है। क्या होता है?
स्थिर ताप पर किसी गैस में द्रव की विलेयता उसके दाब के समानुपाती होता है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता उसके दाब के समानुपाती होता है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता दाब के समानुपाती होती है। स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता जो होती है उसके दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है। ये किसका नियम है, हेनरी का नियम है। ये किसका नियम है, हेनरी का नियम है। यानी स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता क्या होगी, गैस के दाब के क्या होगी, समानुपाती होती है। ठीक है, क्या होता है, समानुपाती होता है। इसे लिखिएगा सभी लोग। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो स्मॉल m, जो गैस की मात्रा है, ये प्रोपोर्शनल टू p है। ठीक है, ये क्या है, दाब के समानुपाती है। अब देखिए इस प्रोपोर्शनलिटी को चिन्ह को हटाने के लिए यहाँ पर KH का एक नियतांक यूज किया जाता है, ये p हो जाएगा। जहाँ पे देखिए यम क्या है, यम क्या है आपका घुली हुई गैस की मात्रा है। यम ये है घुली हुई गैस की मात्रा। ठीक है, ये P क्या है, दाब है। KH क्या है, हेनरी नियतांक है। हेनरी नियतांक है। KH क्या है, हेनरी नियतांक है। ये कंसेप्ट है। अब देखिए क्या होता है हेनरी का नियम में, किसी भी स्थिर ताप पर किसी भी गैस की विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है। स्थिर ताप पर किसी भी गैस की विलेयता उसके दाब के समानुपाती होती है। स्थिर ताप पर किसी भी गैस की विलेयता क्या होती है, उसके दाब के समानुपाती होती है। समानुपाती होती है। ठीक है, क्या होता है, समानुपाती होती है। ठीक है, ये तो हेनरी का नियम हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हेनरी का नियम हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हेनरी का नियम हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए ये हेनरी का नियम का अनुप्रयोग क्या किया जाता है। देखिए कोई भी शीतल पेय में, जैसे सोडा वाटर, उसके जब उसके बाटल को खोलते हो आप लोग तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने लगता है। आपको विश्वास नहीं है तो आप यही बाटल मार्केट से खरीद कर लेकर आना, इसको 10-20 बार हिलाना, हिलाने के बाद खोलना, जो होगा वो बाहर की ओर फेंकने लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकने लगता है। इसका कारण क्या है, हेनरी के नियम से फेंकता है। क्योंकि देखिए अब इसमें देखिए दाब के समानुपाती होता है। जब आप उसे हिलाओगे दाब अधिक लगेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, विलेयता बढ़ जाएगी। जब विलेयता बढ़ेगा तो बाहर की ओर निकलने लगेगा। सीधी सी बात है, जब दाब के समानुपाती होगा तो क्या होगा, दाब हिलाने पर दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा तो क्या होगा, विलेयता बढ़ेगी। जब विलेयता बढ़ेगी तो सीधी सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। दूसरा इसका यूज आता है जब गोताखोर गहरे समुद्र में जाता है। गहरे समुद्र में जाता है तो सांस लेने में उसको अधिक दबाव महसूस होने लगता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वह अपने जो गहरे समुद्र में जाता है तो वह जो बाटल लेके जाता है उसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम का अनुपात में गैसें लेकर जाता है। क्यों लेकर जाता है, क्यों लेकर जाता है, देखिए बात समझना। जब गोताखोर है गहरे समुद्र में जाएगा, जब नीचे जाएगा, जैसे जैसे नीचे जाएगा, आपको यह मालूम है जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे उसके ऊपर पानी का दबाव बढ़ेगा। जब दाब बढ़ेगा तो ऑक्सीजन ब्लड में जो ऑक्सीजन की विलेयता बढ़ेगी, उसे वहाँ तो बहुत ही अच्छा लगेगा, सब बहुत बढ़िया है, साला बहरे ही जाना नहीं पड़े, बहरे नहीं जाना पड़े, बहरे नहीं जाना चाहेगा। क्यों नहीं जाना चाहेगा, उसका वजह यह है कि नीचे जब जाता है ना, दाब अधिक होता है ना, तो उसके शरीर में ऑक्सीजन की विलेयता बढ़ जाती है। जब ऑक्सीजन की विलेयता बढ़ जाती है ना तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है। कब, जब वो नीचे रहता है। लेकिन भाई साहब जब ऊपर आता है ना तो विलेयता घटती है और उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है। इससे बचने के लिए उसके शरीर में, यानी उसके जो ऑक्सीजन का बॉटल होता है उसमें 3 चीज़ों का मिश्रण भरा जाता है। ऑक्सीजन तो रहता ही है, साथ में नाइट्रोजन और हीलियम का मिश्रण भरा जाता है। ये आपका एक उपयोग है हेनरी के नियम का। बोलिए समझ में आया सभी को, यह आपका उपयोग है हेनरी के नियम का। बोलिए आप सभी को समझ में आया, ठीक है, समझ में आ गया होगा, मुझे मालूम है। फेफड़े में क्या होता है, जो ऑक्सीजन, देखिए फेफड़े से क्या होता है आप लोगों को मालूम है, ऑक्सीजन लेते हो अंदर जाता है, उसके बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो क्रिया होती है ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना,
ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, इस क्रिया में भी हेनरी का नियम उपयोग किया जाता है। ये सभी हेनरी के नियम का यूजेज हैं। हेनरी के नियम का क्या है? यूज है। हेनरी के नियम का क्या है भाई साहब? यूज है। ठीक है, तो ये आप सभी को समझ में आ गया है। चलिए देखिए, किसी भी गैस की अगर सांद्रता मोल प्रभाज यक्स हो, ठीक है, तो यक्स के रूप में, अगर मोल प्रभाज के रूप में अगर हेनरी का नियम लिखा जाए तो क्या लिखा जाता है? देखिए, स्थिर ताप पर किसी गैस की वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P जो होता है उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, मोल अंश के समानुपाती होता है। अगर आप मोल प्रभाज के रूप में हेनरी का नियम लिखोगे तब क्या होता है? क्योंकि देखिए न्यूमेरिकल्स में कभी कभी मोल प्रभाज के रूप में दे देता है, तो वहाँ से आपको लगाना पड़ता है, इसलिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। देखिए, जब कभी भी वाष्प दाब में जब हेनरी के नियम लगाओगे आप लोग, किसमें, अगर किसी भी, देखिए हेनरी का जो नियम है, बात समझना सभी लोग, हेनरी का जो नियम है यही है आपका, ये आपका हेनरी का नियम है, इसी को आपको लिखना है। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए मैं एक और हेनरी का नियम दिखाने जा रहा हूँ जो कि मोल प्रभाज पर आधारित है। न्यूमेरिकल मोल प्रभाज पर आधारित ही पूछा जाता है, तो वह आप ध्यानपूर्वक समझ लेना। ठीक है, बात समझना सभी, उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा। ठीक है, देखिए इसकी जो हेनरी का नियम है, अगर किसी भी द्रव का आपको मोल प्रभाज दिया हो, क्या मोल प्रभाज, ये मोल प्रभाज दिया हो, यानी यक्स दिया हो, मोल प्रभाज दिया हो, यक्स दिया हो, तो इस कंडीशन में क्या करोगे आप लोग? अगर मोल प्रभाज दिया हो तो क्या होता है? स्थिर ताप पर किसी गैस की वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P विलयन में घुले मोल के समानुपाती होता है। स्थिर ताप पर क्या होता है? आंशिक अवस्था में आंशिक वाष्प दाब, ये वाष्प दाब है, वाष्प दाब P विलयन में जो घुला है क्या गैस, उसके मोल प्रभाज के, मोल यक्स काई है, ये काई है, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू के एच यक्स, के एच यक्स। यक्स क्या आपका मोल प्रभाज है, के क्या है? ये हेनरी नियतांक है। ठीक है, ये अभी आपको कहीं कहीं यूज करने को मिलेगा। यानी आपको दो नियम बताया, एक तो ये वाला है, देखिए नियम दो नहीं है, मैं आपको क्वेश्चन करने के लिए बता रहा हूँ। ये है इज इक्वल टू क्या है? के एच पी। जहां भी क्वेश्चन में आपको अगर ग्राम में कोई मात्रा दे तहां पर ये वाला नियम लगाओगे, जहां पर अगर मोल प्रभाज मतलब मोल के रूप में दे, कोई मोल प्रभाज के रूप में कोई दे, तो वहां पर ये वाला नियम लगाओगे। ठीक है, हाँ क्या लगाओगे? ये वाला नियम लगाओगे। ठीक है, बात समझ में आई सभी को? चलिए दो न्यूमेरिकल्स करते हैं आप सभी के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है हेनरी के नियम पे, थोड़ा कम पूछे जाते हैं, फिर भी मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए गाइस, यहाँ पर आप सभी के लिए दो न्यूमेरिकल्स मैं लिखा हुआ हूँ। दोनों के दोनों न्यूमेरिकल्स आप सभी के लिए महत्वपूर्ण तो कम हैं, लेकिन पूछे जाते हैं कभी कभी एग्जाम में, समझ लो 2-4-5 मिनट लगेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नहीं होता उसको मैं सीधे सीधे बता देता हूँ। सबसे पहले दूसरे न्यूमेरिकल से चलते हैं। देखिए आपको मैंने दो नियम बताया हेनरी का, एक तो ये वाला बताया P इज इक्वल टू के एच एक्स, इसमें एक्स क्या है आपका? मोल प्रभाज, ये दाब है। ठीक है, एक तो बताया आपको स्मॉल एम इज इक्वल टू के एच पी। ठीक है, अब स्मॉल एम क्या है? यहाँ पे ग्राम में मात्रा है, कोई भी गैस या कुछ भी अगर द्रव में घुलता है तो उसकी मात्रा ग्राम में है। ठीक है, तो ये है। अगर यहाँ पे देखिए ग्राम में क्वेश्चन में ग्राम में दिया है तो आप ये वाला सूत्र लगाएंगे। अगर यहाँ पे आपसे मोललता या मतलब ग्राम में नहीं दिया तो ये वाला लगाएंगे, सीधी सी बात है। यहाँ पे पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए, क्या है? 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम एथेन युक्त संतृप्त विलयन में एथेन की आंशिक दाब एक बार है। यानी कि आपको ये ग्राम में दिया है, ये यमोन का मान है कितना? 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम। ठीक है, इसमें क्या है? एथेन का आंशिक दाब क्या है? आंशिक दाब P क्या है? P1 लिख दीजिए, यहाँ पर 1 है। ठीक है, यदि इसकी मात्रा यानी एथेन की मात्रा क्या हो जाए? M2 क्या हो जाए? M2 हो जाए आपका 5.00 इंटू 10⁻² ग्राम हो जाए। ठीक है, तो एथेन की गैस में आंशिक दाब क्या होगा? एथेन की गैस में आंशिक दाब मतलब P2 क्या होगा, ये आपसे पूछा है। आपको मालूम है कि M1 इज प्रोपोर्शनल, M1 इज इक्वल टू के एच पी, ये आपको मालूम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ से के एच निकाल लीजिए, उसके बाद इसमें रख दीजिए, आ जाएगा। या फिर इसको समीकरण नंबर 1 मानिए, दूसरा समीकरण नंबर मांगिए M2 इज इक्वल टू के एच P2, समीकरण नंबर 2 मानिए। अब देखिए दोनों में के एच क्यों रखा हूँ? क्योंकि गैस तो एक ही है ना, एथेन, दोनों का हेनरी स्थिरांक समान होगा, के एच के बराबर होगा। ठीक है, तो हम अगर दोनों समीकरण को भाग दे दें तो यहाँ पे क्या होगा? M1 अपान M2 इज इक्वल टू P1 अपान P2 हो जाएगा।
P1/P2 हो जाएगा। m1 का मान क्या है 6.56 इंटू 10⁻³ है, ये m1 का मान। m2 का मान क्या है 5.00 इंटू 10⁻² है, ये m2 का मान हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू P1/P2। P1 का मान क्या है 1 है, P2 का अपान नहीं मान दिया है, P2 का मान नहीं दिया है। अब इसे आप सॉल्व कर लेना। कुछ लोग कहते हैं सर आपको गणित नहीं आती इसलिए सॉल्व नहीं करते हो। मैं आप सभी को से कहता हूँ कि मुझे गणित आती है लेकिन समय नहीं है मेरे पास कि इसे सॉल्व करूँ। सॉल्व कर लेना, P2 का मान आ जाएगा। मुझे सिखाना था कैसे इसके न्यूमेरिकल किए जाते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है 298 कैलोरी, ये सब तो बहकाने के लिए दिया जाता है, इससे मतलब नहीं होता है। मेथेन की बेंजीन में मोललता या विलेयता, ये विलेयता होगा, विलेयता का हेरनी स्थिरांक क्या है, हेरनी स्थिरांक मतलब KH है, कितना है वैल्यू 4.27 इंटू 10⁵ mmHg है। ठीक है, ये है 298 केल्विन ताप पर, 298 केल्विन ताप पर 760 mmHg दाब है, यानी P का वैल्यू दिया आपका कितना 760 mmHg, ये आपको P का वैल्यू दिया है। तो मीथेन की विलेयता परिकलित कीजिए, मीथेन की विलेयता का मान ज्ञात कीजिए। अब मीथेन की विलेयता आपको ज्ञात करना है, मतलब x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे ज्ञात करोगे, P इज इक्वल टू क्या होता है KH x, ये वाला फार्मूला लगाओगे। ठीक है, यम वाला नहीं लगाओगे, यम वाला नहीं लगाओगे क्योंकि यहाँ पे विलेयता पूछा है। ठीक है, कितना ग्राम अगर घुलेगा ये पूछा, मीथेन का कितना ग्राम उसमें घुला है, तब आप ये लगाओगे। विलेयता पूछेगा तो ये वाला लगाओगे फार्मूला। बात को समझना, आप लोग आपके क्वेश्चन होंगे आपके बुक में, उसका प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए आपको ये x का मान पूछा है तो आप x इज इक्वल टू लिख सकते हो P/KH लिख सकते हो। अब x इज इक्वल टू क्या होगा, P का वैल्यू क्या है 4.27 इंटू 10⁵, ये हो जाएगा। KH का वैल्यू क्या है 760। ठीक है, इसे आप सॉल्व कर लेना, x का मान आ जाएगा। तो ऐसे इसका न्यूमेरिकल करते हैं। आज आपका ये सेकेंड चैप्टर मेरे तरफ से कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट मेन टॉपिक्स हो चुके हैं, कुछ टॉपिक्स अभी भी बचे हैं, उसे मुझे अभी भी पढ़ाना है, आपको अभी भी पढ़ना है, परेशान नहीं होना है। पहले इतना पढ़ लेना, इतना पढ़कर अगर आप अपना जो प्रीवियस ईयर का जो आता है क्या मास्टरमाइंड, कोई कुछ अलग अलग नाम होता है, क्वेश्चन बैंक, ठीक है, किसी का भी हो, आप अगर उसे पलटोगे, उसमें से अगर 10 क्वेश्चन इस चैप्टर के पूछे होंगे तो उसमें से 8 क्वेश्चन बनेंगे, 2 क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आप ये सोचना कि गिलास कितना भरा हुआ है। 8 क्वेश्चन आपके पास है, 2 क्वेश्चन नहीं, तो उस पर परेशान नहीं होना है, क्योंकि अभी आपके पूरा केमिस्ट्री बाकी है, उसको कंप्लीट कर लेने दीजिए। उसके बाद जो छोटा छोटा जो छूटा रहेगा उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे, इतना विश्वास करना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर आपका 3rd चैप्टर का होगा। थैंक यू वेरी मच। और जो स्टूडेंट नए स्टूडेंट हैं, जो अभी से सोचते हैं कि कुछ लोग नहीं पढ़ना रहे थे, उन सभी से बता दो कल से नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, नए चैप्टर से आ जाएंगे, समझ में पूरा आएगा। ठीक है, तो चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद आप सभी को।